कि हमारे एजुकेशन ब्लॉक से जो डिस्ट्रिक्ट जो सिरमौर है, इसमें हमारी जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसी की तरफ से शुरू में ही तैयारियां कर ली गई थी। और हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री उस समय रहे हैं, माननीय सुरेश भारद्वाज जी, उनके नेतृत्व में, और हमारे जो समग्र शिक्षा के जो डायरेक्टर रहे हैं माननीय आशीष कोहली जी, उनके निर्देशन में हमने हर घर पाठशाला एक कार्यक्रम चलाया था, जो हमारी हिमाचल सरकार का और हमारे समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट का एक ज्वाइंट प्रोग्राम था। तो इस हर घर पाठशाला कार्यक्रम में हमने इनिशियली ये रखा था कि प्री प्राइमरी से लेकर के और 12th तक प्रत्येक दिन जो है 2 घंटे का एक कार्यक्रम हमने करना था, जिसमें विद्यार्थी ने 2 घंटे जो है वो काम करना था। और हमने उनको या तो वीडियो लिंक भेजने थे या फिर कोई ना कोई ऑनलाइन कार्यक्रम जो है उनके पास जाना था, ताकि विद्यार्थी जो है पढ़ाई में बिजी रहे। तो इनिशियली तो हमने ये सोचा था कि शायद 1-2 महीने 3 महीने की बात है ये। तो शुरू में तो हमने वैसे प्लान किया था कि भी विद्यार्थी जब बिजी रहे, तो हमने उनको कुछ एक ऐसे जो प्रोग्राम को फ्रेम किया, तो उसमें हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश से लगभग 175 एसआरजी जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो इसमें सम्मिलित हुए थे। और वो समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट में जिन्होंने या तो पहले ट्रेनिंग ली हुई थी, या फिर कुछ एक ऐसे साथी थे जो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, उन्हीं को पहले हमने शामिल किया। और इसमें सभी ने जो हमारा कंटेंट था प्री प्राइमरी से लेकर के 12th तक का, उसके अनुसार लेसन प्लान बनाने शुरू कर दिए और पूरा सिलेबस बांट दिया। पहले 1-2 महीने तो हमने वैसे ही थोड़ा काम भेजा कि जैसे बच्चे को निरंतरता के लिए प्रीवियस क्लास के बेस पर, लेकिन जब हमें लगा कि नहीं विद्यार्थी इसमें जो है ना पूरा अपना प्रतिभागिता कर रहे हैं, तो फिर हमने जो उनका पर्टिकुलर करिकुलम था उसके अनुसार जो है उसको डिवाइड कर दिया। और इसमें हर एक सब्जेक्ट में हमारा एक नोडल ऑफिसर स्टेट में जो है नियुक्त कर दिया गया था समग्र शिक्षा की तरफ से। जैसे कि मैं स्वयं भी एक नोडल ऑफिसर के रूप में भूमिका निभा रहा था। जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने इस नोडल ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। तो मेरे साथ जो है 7-8 लोग और थे पहले ज्योग्राफी के, बाद में 1-2 लोगों को और जोड़ा हमने। तो इस प्रकार करके हमने वो सारा सिलेबस डिवाइड कर दिया। फिर पहले हमने 6 महीने के लिए किया, बाद में हमने उसको और बढ़ा दिया, और अब हमने 15 फरवरी तक का जो है हमारा पूरा शेड्यूल बना दिया था, जिसमें हमारा ज्यादातर जो सिलेबस था 15 जनवरी तक कंप्लीट हो चुका है ज्यादातर। और वो पहले 2 घंटे की पाठशाला होती थी, अब फिर विद्यार्थी उसमें ओपन था कि हमने लिंक भेज दिया उसको, उस लिंक में से वो जिस टाइम मर्जी देख सकता था। और उसमें एक वीकली क्विज भी हमने बच्चों को कराया, जिसको हम व्हाट्सएप क्विज के नाम से जानते हैं। तो हमारे जिला सिरमौर में जो हमारे 14 शिक्षा खंड हैं, उनमें से ये विद्यार्थियों की प्रतिभागिता जो हमारे पहली से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थी हैं, तो 70 to 75% के बीच में ये रही। और इसी प्रकार से जो हमारा 9वीं से 12वीं का विद्यार्थी है, उसमें हमारी 60 से लेकर के और 72% के बीच में ये जो है प्रतिभागिता रही विभिन्न समयों में। कभी घट जाती थी, कभी बढ़ जाती थी। लेकिन कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि हमारे हर एक स्कूल लेवल पे व्हाट्सएप ग्रुप बने थे क्लास वाइज। तो वो जो स्टेट से एक लिंक आता था हर घर पाठशाला के लिए, वो आता था डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री और हायर को, और डाइट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर को। हमसे वो लिंक चला जाता था बीआरसी को। एक हमारा स्टेट का ग्रुप है बीआरसी का डायरेक्ट, वो उसमें भी लिंक चला जाता था। उसके द्वारा वो लिंक सभी टीचर्स को चला जाता था, स्कूल हेड्स को चला जाता था। स्कूल हेड से जो जिस प्रकार से फिर क्लास में ग्रुप बने थे, वहां से आगे विद्यार्थियों तक जाता था, और फिर इस प्रकार से विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों के पास ना तो व्हाट्सएप के लिए फोन है, ना कोई और मतलब सुविधा है, तो उनको हमने टीवी और रेडियो के माध्यम से भी वो सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो जियो टीवी के माध्यम से भी जा रहा है, और जो हमारा हिमाचल वाला दूरदर्शन है उसके माध्यम से भी गया है। उसके साथ ही जो विद्यार्थी इनके द्वारा भी नहीं, मतलब हमने जिसको हम रीच कर पाए, उस विद्यार्थी तक हमने हार्ड मटेरियल जो है वो स्कूल के द्वारा पहुंचाया, ताकि वो नियर बाय जहां भी वो रह रहा था, वहां के जो भी अध्यापक साथी हैं उन्होंने वो मटेरियल उस तक पहुंचाया। जैसे हमारे जिला किन्नौर के, लाहौल स्पीति के कुछ एग्जाम्पल आते हैं, और हमारे जिला सिरमौर में भी कुछ हार्ड कंटेंट जो है वो विद्यार्थियों तक पहुंचा। इस प्रकार से हमने व्यवस्था की है। और अभी वर्तमान व्यवस्था ये है कि सिलेबस तो हमने लगभग कवर कर लिया है, कुछ में 100%, कुछ में 90%, और कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में रह गया है।
तो उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला जो है, क्योंकि अब हमारे हिमाचल में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 27 ऑनवर्ड्स हम स्कूल ओपन करने जा रहे हैं, 5th क्लास के लिए और 8th से 12th के लिए। मतलब उसमें 5th क्लास के विद्यार्थी आएंगे और 8th 9th 10th 11th 12th के आएंगे। और जो हमारे समर क्लोजिंग स्कूल्स हैं वो 1 फरवरी से वहां पे विद्यार्थी आएंगे, और जो हमारे विंटर क्लोजिंग स्कूल्स हैं उसमें 15 फरवरी के बाद जो है विद्यार्थी आएंगे, तो वो फिर विद्यालयों में आकर के भी पढ़ाई करेंगे। लेकिन हमारा ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है ये निरंतर चला रहेगा और विद्यार्थियों तक वो कंटेंट पहुंचता रहेगा। अभी पिछले 1 हफ्ते से हम रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि हम सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन भी है, अभी इलेक्शन की वजह से भी ऐसा था, लेकिन हम उसको रिपीट कर रहे हैं अब, तो विद्यार्थियों तक वो रिपीट में जाएगा, लेकिन वो वहां अवेलेबल है, कोई भी विद्यार्थी पिछला कंटेंट कभी भी देख सकता है। और इसके अलावा हमारे पास अपनी वेबसाइट है, उसमें ज्ञानशाला, स्वयं सिद्धम और विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे कार्यक्रम है उनके द्वारा भी हमने कुछ वीडियोस वो ऑलरेडी पहले रखी हुई है, तो विद्यार्थी वहां से भी उसको देख सकता है। लेकिन कुछ स्कूल्स में हमने जो हमारे साथी हैं, अध्यापक साथी, उन्होंने अपनी लाइव क्लासेस भी शुरू की थी, तो उन्होंने अपने टाइम टेबल के हिसाब से विद्यार्थियों को लाइव क्लासेस से भी जोड़ा था, तो लाइव टीचिंग भी हुई है। इस प्रकार से हमने मतलब जो है वो कोरोना काल में सारी चीजों को मैनेज किया है। और यही हमने अपने जो डाइट के स्टूडेंट्स थे, जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, जो जेबीटी की ट्रेनिंग लेते हैं, उनके लिए भी किया था। व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उन तक भी हम कंटेंट पहुंचाते थे और वो उसको स्टडी करते थे। अभी तो उनके एग्जाम भी हो गए हैं, तो इस प्रकार से हमने इसको जो है वो दिया। और हमारे जो सेकंड टर्म के एग्जाम भी हो चुके हैं दिसंबर के, बस फाइनल असेसमेंट रही है विद्यार्थियों की, वो जैसी भी सरकार के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार होगी, और जो भी स्थिति जो है हमारी रहेगी उसके अनुसार। श्री अरविंदो सोसाइटी के बारे में मैं पिछले मतलब जो 5-6 साल हैं उससे सुन रहा हूँ, और जीरो इन्वेस्टमेंट का और ये कार्यक्रम सुन रहा हूँ। इनिशियली तो मेरे को ज्यादा इसकी समझ नहीं थी कि क्या कार्यक्रम है, लेकिन जहां तक इससे पता चलता था कि जीरो इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट जीरो रहेगी लेकिन इनोवेटिव आइडियाज होंगे। 1-2 बार ट्रेनिंग में अरविंदो सोसाइटी की तरफ से कुछ एक साथी आए और उन्होंने जब अपनी बातचीत रखी और कुछ एक इनोवेटिव आइडियाज रखे, तो उससे लगा कि निश्चित रूप से ये एक ऐसे आइडियाज हैं, ऐसे प्रेरणादायी मतलब जो है बातें हैं जो सभी साथियों तक पहुंचनी चाहिए। तो उसके बाद जैसे जीरो इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा एक पिछले साल यहाँ पे डाइट में भी कुछ अध्यापक साथियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ था, तो उससे भी मुझे लगा, क्योंकि जब साथियों ने अपने मतलब वो आइडियाज लाए, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे डीसी महोदय जो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं और उन्होंने उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की। और अभी भी उन्होंने 1 हफ्ता भर पहले मेरे से वो टीचर्स के नाम मांगे थे कि कौन से ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने वो इनोवेटिव आइडिया लाए थे, उनकी हमें जरूरत थी, क्योंकि हमने एक एग्जीबिशन जो है अभी 25 और 26 तारीख को करना है अपना जो जिला स्तर का, क्योंकि हमारे प्रदेश को 50 वर्ष बने हो गए हैं, तो उसकी एक 15th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, तो उसमें भी उन टीचर्स की हमें जरूरत थी। तो एक तो मुझे वो लगा कि निश्चित रूप से उनकी एक पहचान बनी है। दूसरा, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं देखता हूँ कि भी जिस किसी टीचर को आपकी तरफ से अवार्ड दिया गया है, जब वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है कि मेरे को ये अवार्ड जो है इनोवेशन आइडिया के लिए मिला है, लेकिन वो जो आइडियाज हैं, वो कितने आइडियाज हैं कलेक्ट हो गए हैं, और बहुत सारे आइडियाज तो चलो वहां सर्टिफिकेट तो आ गया, लेकिन आइडिया क्या था, मुझे लगता है कि वो आइडिया भी सब तक पहुंचना चाहिए। और आइडिया जो है वो अगर उसका एक कोई कलेक्शन हो जाए, चाहे यूट्यूब पर कलेक्शन हो या फिर उसका कलेक्शन कोई मैगजीन टाइप में हो, कि भाई वो हर एक स्कूल में वो आइडिया जाए। अब मान लीजिए 50 आइडिया को आपने सम्मानित किया है, लेकिन वो 50 आइडिया आपके पास तो आ गए, लेकिन मेरे पास मान लीजिए 1450 स्कूल है, तो उन 1450 स्कूलों को भी वो 50-50 आइडिया सबको चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो एक बात है। अच्छा, फिर एक ऐप जो है कई बार बताते हैं कि अरविंदो सोसाइटी और स्कॉलर ऐप है, विद्यार्थी और टीचर उसमें भी जो है ना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लेकिन उनमें एप्स में कुछ एक कहीं पे हमारी जैसे स्टेट गवर्नमेंट की भी कई इंटरवेंशन चली हुई है, शिक्षा साथी ऐप है और स्कॉलर की, और मतलब 5-6 तरह की ऐप है। मुझे ये लगता है कि ये सारी ऐप एक ही यदि उसमें हो और जिस फिर वो ऑप्शन उसमें आए कि भाई ये कौन सी जो है ना उसमें जाना है, तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मान लीजिए हम जब मॉनिटरिंग वाली ऐप डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो दूसरी ऐप को वो फोन फिर बोलता है कि ये नहीं, ये 2 ऐप एक साथ नहीं चल रही है कुछ बार में,
तो वो दिक्कत आ रही है। बाकी मुझे लगता है कि ये मतलब प्रयास आपके बहुत अच्छे हैं, और सभी विद्यार्थियों तक, पेरेंट्स तक यदि जाते हैं और वो इसका लाभ उठाते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्वालिटेटिव एजुकेशन मतलब उसकी तरफ एक कदम है, अच्छा कदम है। और लेकिन पेरेंट्स इसको बोझ ना समझे, विद्यार्थी इसको बोझ ना समझे, और हमारे टीचर्स भी इसको बोझ ना समझे। उनको इसको एक मिशन के रूप में, या जैसे आपका एक मतलब प्रोत्साहन वाला कार्यक्रम है, उसकी तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जनरल एक्स्ट्रा एक एडिशनल जो इनपुट है उसकी तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। पहल तो अच्छी है, लेकिन इसमें आप कौन से स्कूल चुनेंगे ये मैटर करेगी बात। क्योंकि सभी मतलब अगर देश के विभिन्न राज्यों में देखेंगे, कुछ एक स्कूल्स में पर्टिकुलर टीचर की कई बार कमी होती है। मान लीजिए एक स्कूल आपने ऐसा चुन लिया जहां टीचर है ही नहीं किसी सब्जेक्ट का, तो उसको फिर हम रोल मॉडल कैसे बनाएंगे। दूसरी बात रही कि एक को यदि हम रोल मॉडल बना भी देते हैं, तो किसी एक स्कूल को हम बोलेंगे कि भाई आपने इस रोल मॉडल स्कूल को देखिए, तो वो कहेगा कि जी मेरे यहाँ तो फलाना अध्यापक है नहीं, तो मैं इस रोल मॉडल को जो है ना किस प्रकार से अपनाऊंगा। दो चीजें इसमें है। लेकिन ये जो 300 स्कूल को चुनने की बात है और रोल मॉडल के साथ साथ उनको ट्रेनिंग देने की बात है, ये एक ऐसा ही कार्यक्रम है कि जैसे स्कूल को गोद ले लिया और उसके बाद उसको जो है ना फिर अडॉप्ट करके जो है पूरा वो ये मतलब हम भी डाइट लेवल पे करते हैं कि हर साल मतलब एक या दो स्कूल को अडॉप्ट करके उनको जो है ना थोड़ा बताते हैं कि किस प्रकार से आपने एक रोल मॉडल का काम करना है। तो अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इसमें जाना चाहिए। और यदि अरबिंदो सोसाइटी कर सके तो ट्रेनिंग के साथ साथ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अन्य चीजें यदि हो सके, तो वो भी उस स्कूल को पूरा रोल मॉडल जो उसके मतलब दोनों ही तरीके से, फिर उसमें जो ह्यूमन इनपुट्स हैं वो भी, और जो उसमें फिजिकल इनपुट्स हैं वो भी, दोनों में उसको रोल मॉडल बनाना चाहिए। फिर मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन के लिए तो एक छोटी सी पेंसिल भी बच्चे के लिए बहुत मायने रखती है। हम जब मान लीजिए प्राइमरी से लेकर के और अपर प्राइमरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के भी कई बार प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें विद्यार्थी को मान लीजिए साल में स्कूल से एक कॉपी या पेंसिल भी मिलती है, तो वो इनाम के रूप में वो भी उसके लिए काफी मोटिवेशन रखती है, वो चाहे अटेंडेंस में चाहे एकेडमिक में। तो यहाँ तो सीधे सीधे मॉनेटरी बेनिफिट है। तो मॉनेटरी बेनिफिट भी, क्योंकि उसका फोन में डाटा भी खत्म होना है, कई अन्य चीजें भी हैं, तो वो एक इंसेंटिव है उसके लिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जब किसी बात का कोई मतलब उसको ये आउटकम इसको ये मिलना है, दो चीजें हैं उसको, एक तो उसको ज्ञान मिला, ज्ञान के साथ साथ उसको धन भी मिला, तो वो दोनों चीजों के लालच में आगे जाएगा कि चलो नॉलेज तो बढ़ी रही है, लेकिन साथ साथ जो है ना मुझे पैसा भी मिल रहा है। अब जैसे पहले लोग जीके की तरफ कम ध्यान देते थे, जीके कौन पढ़ता था कि जी जिसको आईएएस बनना है, एचएएस बनना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो है ना दिन भर में जीके पढ़ता रहता है। कारण कि पिछले 20 सालों से एक हमारा सीरियल चला हुआ है, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी। तो केबीसी में अब वो 1 करोड़ 7 करोड़ तक तो पहुंचना बहुत एक बात है, लेकिन डेली वो ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ वो धन का लालच भी दे रहे हैं, लेकिन इससे लोगों का क्या ज्ञान बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है कि चलो ठीक है अभी मतलब हमने सीखना तो है, लेकिन सीखने के बदले भी हमें पैसा मिल रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी पहले कि अर्न वाइल लर्न, तो उसी तरह की एक स्कीम है ये। उसमें तो कॉलेजेस में बच्चों को काम दिया जाता था, जैसे कोई क्लरिकल वर्क या कुछ और। तो स्कूल्स में भी ये बहुत बढ़िया है, तो ये भी उसी की तरह है कि भाई अर्न वाइल लर्न। तो मुझे लगता है कि अच्छी पहल है और विद्यार्थियों को प्रेरित करेगी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार और विद्यार्थी इसको ढंग से समझें, वो अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाया है। उसके लिए जरूरत है कि हर एक विद्यार्थी तक ये बात जाए, और विद्यार्थी तक बात जाने से पहले पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते, वो बोलते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे पता नहीं इसमें गेम ही खेल रहे हैं। लेकिन आजकल पेरेंट्स को ये पता नहीं कि गेम खेलने पे भी जो है उसमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट है। यदि 3-4 घंटे किसी ने वो गेम खेली, उसके बाद उसमें मान लीजिए उसको कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग उसके साथ जुड़े हैं, तो उसमें भी मॉनेटरी बेनिफिट है। यूट्यूब पे लोग अपनी वीडियो डालते हैं, उसमें भी मॉनेटरी बेनिफिट है। ये सारी चीजें अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इसके साथ पहल अच्छी है, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द पेरेंट्स, ताकि वो अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल देने से डरे ना, इसके ना, वो चीज जो है बहुत जरूरी है इसमें। कि मैंने अपने जीवन में अभी तक ये सीखा है कि मतलब कई काम हमें कठिन लगते हैं, कि कोई भी काम मतलब तब तक असंभव है जब तक हम उसको खुद करना नहीं चाहते।
यदि हम उसको खुद करना चाहते हैं तो वो असंभव काम भी संभव बन जाता है। और आज देश में दो तरह के लोग हम देखते हैं कि एक पढ़े लिखे और एक अनुभवी। तो मेरा अपना ये मानना है कि कई बार लोग बोलते हैं कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। तो एक लाइन मुझे याद आती है, वो मैं हमेशा उसको कोट करता हूँ कई जगह पे, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हालात के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे और अनुभवी लोग हैं और शिक्षित हैं वो हालात को अपने अनुसार बदल लेते हैं। तो आज मतलब समाज को जिस प्रकार की शिक्षा चाहिए उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए। दो चीजें हैं समाज की, एक समाज डिमांड करता है और एक समाज की जरूरत होती है। ठीक है, डिमांड एंड नीड दोनों में फर्क है। तो समाज डिमांड जो कर रहा है उससे ज्यादा शिक्षकों को यह सोचना चाहिए कि समाज की जरूरत क्या है। तो नीड बेस्ड जो एजुकेशन है वो शिक्षकों का धर्म है और शिक्षकों का कर्म है। तो इस कर्म और धर्म को अपनाने के लिए शिक्षकों को आगे आना चाहिए और फिर वो शिक्षकों को पूरी तरह से प्रोफेशनल और जो है ना मतलब अपने तरीके से, चाहे वो प्रोफेशनल है, इमोशनल है, अध्यात्म में, सब तरीकों से जो है ना मतलब शिक्षा के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कुछ जगह मतलब वो उनकी लैकिंग पाई जाती है, तो वो लैकिंग को छोड़ करके पूरी तरह से इस काम में जुटना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार थारवानी है। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमकॉम विद डीएड है। मुझे शिक्षकी जीवन में लगभग 15 वर्षों से पढ़ाने का अनुभव है और मेरे जिले की विशेषता यह है कि यह उद्योग के दृष्टिकोण से और शिक्षा के दृष्टिकोण से और संस्कृति के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से हमारा जो जिला है इसकी पहचान जो है पूरे भारत भर में है। उद्योग के दृष्टिकोण से यहाँ स्टील प्लांट और सीमेंट प्लांट है जो पूरे भारत भर में सबसे अधिक स्टील और सीमेंट का प्रोडक्शन देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे इन प्लांट्स में काम करने वाले विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हर प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और हमारे जो जिले को है मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और इस कारण से हमारे जिले की पहचान पूरे भारत भर में है। इसके साथ ही मेरी शाला का नाम शासकीय प्राथमिक शाला बोड़ेगांव है। मेरी पाठशाला दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा संकुल में है और मेरा विकास खंड भी दुर्ग है। सबसे पहले मैंने जब अध्यापन शुरू किया तो मुझे एक समस्या आती थी कि बच्चे कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सीखने में काफ़ी समय लगाते हैं और सीखने के बाद वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये वो उस चीज़ को ना भूल पाएँ और वो चीज़ उन्हें लंबे समय तक याद रहे, तो इसके लिए मुझे काफ़ी समस्या होती थी और मुझे संतुष्टि नहीं हो पाती थी कि मैंने उनको ऐसा अध्यापन नहीं करा पा रहा हूँ कि वो याद रख सकें उस चीज़ को। तो इसके लिए मैंने कई प्रयास किए और शुरू में उपस्थिति भी जो थी वो बहुत कम रहती थी। ठीक है, इसके लिए भी हमने उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी सोचा कि उपस्थिति कैसे बढ़े। तो इसके लिए हमने कई ऐसे रोचक खेल प्रतियोगिताएं और ऐसे नवाचार की ऐसे TLMs बनाए और ऐसा प्रयास किया कि बच्चों को स्थानीय परिवेश की वस्तुओं से जोड़ते हुए और TLM से जोड़ते हुए और खेल खेल में आधारित शिक्षा देते हुए हम उनको ऐसे ऐसे प्रशिक्षण देने का प्रयास किए जिससे बच्चे जुड़ते चले गए और हमारी समस्या जो है जो उपस्थिति की थी वो भी सुधरी। और इसके बाद साथ साथ जो बच्चे हैं वो अनुभव के आधार पर सीखने लगे तो वो चीज़ें उनको याद होने लगी, फिर वो भूलते नहीं थे लंबे समय तक। लेकिन इसके बाद हमारे जीवन में ZII अरविंदो सोसाइटी का पदार्पण हुआ और अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से, इनके फेसबुक पेज के माध्यम से और इनकी वेबसाइट के माध्यम से हमने कई और ऐसे रोचक TLM को जाना और ऐसे शून्य निवेश नवाचार के आविष्कारों को जाना जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को भी अपने में आत्मसात किया और वो TLMs भी हमने बनाए और उनके द्वारा भी बच्चों को शिक्षण दिया। तो बच्चे और काफ़ी रोचक तरीके से सीखने लगे, उनको पढ़ने में काफ़ी रोचकता आने लगी और उपस्थिति हमारी 100% हो गई। और इन सब चीज़ों को करने के लिए इनकी वेबसाइट में एक और ऑप्शन है इनोवेटिव पाठशाला। तो इनोवेटिव पाठशाला में भी हमें कई ऐसी बातें दी हुई है जिसके आधार पर हम बच्चों को अनुभव आधारित शिक्षण दे सकते हैं। इसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण सभी विषयों के लिए मतलब रोचक प्रतियोगिताएं हैं, खेल हैं और इसमें जैसे है ग्रिड गेम है, थीम आधारित उपस्थिति है, प्रश्न बैंक है, सांप सीढ़ी है। ये सब रोचक ऐसी प्रतियोगिताएं हैं और ऐसी गतिविधियां हैं कि बच्चे जब इनसे जुड़ जाते हैं तो उनको हटने का मन नहीं होता। और ये सब हम ऑनलाइन पढ़ाते समय इन गतिविधियों को उपयोग कर पाते हैं जिससे बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं और उनके बौद्धिक स्तर में भी काफ़ी सुधार हुआ है।
और ये सब प्रशिक्षण के ये सब जो हमको बताया जा रहा है, ये सब जो हमको इनोवेटिव पाठशाला में सिखाया जा रहा है, इसके लगभग 8 मॉड्यूल्स हम सीख चुके हैं। आगे भी निरंतर हमारा प्रशिक्षण जारी है। और ये सब करने में मुझे कुछ समस्याएं आती थी इनको इम्प्लीमेंट करने में इनोवेटिव पाठशाला में, या जो कुछ नए नए जो टीएलएम्स अरविंदो सोसाइटी के द्वारा हमें बताए जाते हैं। तो इनके लिए मैंने पवन द्विवेदी सर जो प्रशिक्षक है हमारे अरविंदो सोसाइटी के, मैंने उनकी मदद ली। तो उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया और उन्होंने मतलब कई बार मेरा ऐसा मार्गदर्शन किया जो चीज़ों में मैं अटक जाता था, जो मुझे समझ में नहीं आती थी, उनको उन्होंने काफ़ी आसान तरीके से बताया, जिससे मैं और अच्छे तरीके से इन जो टीएलएम्स को है अपने शैक्षणिक क्षेत्र में उपयोग कर पाया और बच्चों का स्तर काफ़ी अच्छा उठ गया। और इससे मैंने अपने जो स्कूल में जो समस्याएं आती थी, इसका हल मैंने यही निकाला कि मैं जितना भी अब भविष्य में बच्चों को शिक्षा दूंगा, मेरी हर शिक्षा अनुभव आधारित होगी, हर शिक्षा शून्य निवेश पे आधारित होगी, जिससे हमारा शाला का या हमारा या बच्चों का कोई खर्च ना हो, और वो शून्य निवेश के नवाचार के द्वारा ही, उन टीएलएम्स के द्वारा, स्थानीय परिवेश के द्वारा ऐसी प्रयोग कर पाए या ऐसे अनुभव के आधार पर शिक्षा ले पाए जिससे उनका बौद्धिक स्तर अच्छा उठे और वो हमेशा उनको याद रहे कोई भी बात। ये समस्या का हल इसी प्रकार से निकल पाया। इसके बाद मेरा स्कूल एक रोल मॉडल स्कूल है। मेरा स्कूल रोल मॉडल स्कूल इसलिए है क्योंकि हमारी शाला में हमने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए लगभग 1000 डिजिटल पीपीटी स्लाइड्स का निर्माण किया है। और ये डिजिटल स्लाइड्स बनाने के लिए हमें कोई खर्च नहीं आता है। हम फोटोज डाउनलोड कर लेते हैं, उन फोटोज को मिक्सिंग करते हैं और उन फोटोज को मिक्सिंग करने के बाद बच्चों के लिए हर चैप्टर के लिए लगभग 50 स्लाइड्स का निर्माण करते हैं। और जब हम उस चैप्टर को पढ़ाते हैं तो वो जो स्लाइड्स है, आधी स्क्रीन में स्लाइड शेयर होती है और आधी स्क्रीन में हमारा वीडियो चलता रहता है, जिससे बच्चा हमारा वीडियो को जो सुन रहा है ऊपर की स्क्रीन में उस फोटो को देखते हुए आसानी से उस टॉपिक को समझ जाता है। और इसके साथ ही साथ हम जैसे इनोवेटिव पाठशाला में जो गेम्स और एक्टिविटीज है उसको भी उस चैप्टर को पढ़ाते समय करवाते हैं, तो बच्चों को और आसानी होती है। और हमारा स्कूल रोल मॉडल इसीलिए है कि हमारे लगभग 60 से 70% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ते हैं और लगभग 80 से 90% बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में भी जुड़ते हैं। इसलिए मेरा स्कूल रोल मॉडल है। और मुझे इनोवेटिव पाठशाला जैसे अच्छे ज्ञानवर्धक वेबसाइट से जोड़ने के लिए और ZII की वेबसाइट से जोड़ने के लिए मैं अरविंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इससे जोड़ा। नमस्कार साथियों, मैं चंद्रवली साहू, शासकीय प्राथमिक शाला रानी तरई, संकुल हरदी, जिला ब्लॉक राजनांदगांव। साथियों, मैंने अर्थशास्त्र और संस्कृत विषय से अपनी MA की पढ़ाई पूर्ण की है और इसके साथ साथ हमने DED और TET की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। साथियों, हमारा स्कूल राजनांदगांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव रानीतरी में स्थित है। साथियों, हमारी शाला में कुल 40 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और हमारी शाला बहुत ही सुंदर और आकर्षक शाला है। हम अपनी शाला के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसके लिए हमें अपने छात्र छात्राओं के साथ साथ पालकों का भी हमें भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। यही कारण है कि हमारी शाला अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है और हमारी छात्र छात्राएं उत्साहपूर्वक खुशी खुशी हम प्रतिदिन शाला आते हैं और आसपास के क्षेत्रों के लिए भी हमारी शाला एक आकर्षण और आदर्श केंद्र है। साथियों, हम जिस जिले में हैं राजनांदगांव, वो एक संस्कारधानी है। संस्कारधानी कहने का मतलब ये नहीं कि वो एक छोटा सा शब्द नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक धर्म के सभी पर्वों को, सभी त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर आपको सर्वधर्म एकता, अनेकता में एकता के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर आसपास के सभी क्षेत्रों में जो गणेश उत्सव है वो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। यहाँ पर गणेश उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथियों, इसके साथ साथ सभी प्रकार के पर्वों को भी यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा अनुभव 10 वर्षों का है और शासकीय प्राथमिक शाला रानीतरई में हमें 6 साल कार्य करते पूर्ण हो चुके हैं।
शुरुआती दौर में जब हमारी पोस्टिंग शासकीय प्राथमिक शाला रानीतरई में हुई तो हमारे लिए समस्या ये थी कि हमारा और पालकों का एक तालमेल उचित ढंग से नहीं बन पा रहा था और हमें हर कार्यों के लिए पालकों का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन हमने धीरे धीरे छोटे छोटे गतिविधियों में, हर बैठकों में और लगभग हर कार्यक्रमों में अपने पालकों का सहयोग लेना, पालकों को जोड़ना शुरू कर दिया। हमें अपनी माताओं का भी और अपने एसएमसी के सभी सदस्यों का और अपने पंचायत के सभी सदस्यों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होता है और यही कारण है कि हमें अपने शाला के सफल संचालन में भरपूर सहयोग हमें अपने ग्रामवासियों से प्राप्त होता है। साथियों, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं, लेकिन होता ये है कि हम अपने सभी गतिविधियों को एक नाम नहीं दे पाते। लेकिन जब से हम अरविंदो सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं, हमें अपने नवाचार को एक नया नाम देने का अवसर प्राप्त हो रहा है और हम अपने हर गतिविधियों को एक नाम दे पा रहे हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी गतिविधियों को जो है अपनी शाला में अपने बच्चों के बीच रख पा रहे हैं। और यकीनन मानिए, आज हम अपने हर विषय की पढ़ाई में जो है छोटी छोटी गतिविधियों को जोड़ते हैं और बच्चे उससे बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। बच्चे खुश होकर हमारे साथ जुड़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना जैसी विषम परिस्थितियां है और ऐसी परिस्थितियों में पूरा देश जो है कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन आज हम खुश होकर कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पा रहे हैं जो वो लेना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारी परेशानियां थी, पर हमें अरविंदो सोसाइटी के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं, ऑफलाइन कक्षाओं के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई, जिसके कारण हमें बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन कक्षाओं में जोड़ पाना हमें बहुत ही सरल हो गया। तो साथियों, ये तो रहा हमारे अरविंदो सोसाइटी की तरफ से जो हमें सहयोग प्राप्त हुआ और हम बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हमें जो है अरविंदो सोसाइटी ने हमें उस लायक समझा और अपनी टीम में हमें रखा। और थैंक यू हम अपने एमटी सर पवन सर जी को कहते हैं, जिन्होंने अपने हर प्रशिक्षण में हमें बहुत अच्छी बहुत रोचक और बहुत सरल गतिविधियों के बारे में बताया और आज हम उन गतिविधियों के माध्यम से अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। और हम पुनः अरविंदो सोसाइटी, HDFC बैंक और पवन सर जी, आपको पुनः हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम श्रीमती महेश्वरी सिन्हा है। मैं शासकीय उन्नत प्राथमिक शाला मुड़पार में पदस्थ हूँ। मेरी प्रथम नियुक्ति 26 अप्रैल सन 2007 में हुई है। मेरी शैक्षणिक योग्यता में हिंदी साहित्य और डिप्लोमा DED भी की हुई है। शिक्षा विभाग में मुझे 13 वर्ष का अनुभव है। मेरे धमतरी जिले की विशेषता यह है कि मेरी शाला मुड़पार से लगे हुए रुद्री बैराज, जिसको डॉक्टर खूबचंद बघेल जलाशय परियोजना के नाम से जाना जाता है, यहाँ भगवान भोलेनाथ रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा को और महाशिवरात्रि के दिन मेला भी लगता है। और धमतरी जिले में माँ विंध्यवासिनी माता, बिलाई माता के नाम से प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। और गंगरेल में माँ अंगारमती माता विराजमान है, जहाँ दूर दूर से अनेक श्रद्धालुगण, भक्तगण यहाँ दर्शन करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए आते हैं। और यहाँ मिनी गोवा भी है, जहाँ बोटिंग करने के लिए दूर दूर से सैलानी घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं। बहुत ही दर्शनीय स्थल होने के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय उन्नत प्राथमिक शाला मुड़पार है। मेरी शाला में कुल 131 बच्चे अध्ययनरत हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं। मैं उन्नत प्राथमिक शाला मुड़पार में विगत 9 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरे स्टाफ में कुल 5 शिक्षक हैं। सभी शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं और
मेरी समस्या यह थी कि इस कोरोना काल में हम बच्चों को किस प्रकार से बेहतर ढंग से अध्यापन करवा सकें। इसके लिए हम सभी शिक्षक साथियों ने मिलकर पालकों से संपर्क किया और पालकों से संपर्क करने के पश्चात हम सब ने ऑनलाइन कक्षाएं अध्यापन कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। इस प्रकार से वहाँ के ग्राम के जितने भी पढ़े लिखे युवक युवती हैं उनके पास जाके संपर्क किया और वॉलेंटियर 10 बच्चे के पीछे एक वॉलेंटियर नियुक्त किए और इस प्रकार से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने से पहले वॉलेंटियर लोगों के पास हम लोग आधा घंटा पहले सूचना दे देते थे कि इतना समय हम लोग ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने वाले हैं करके। फिर जिस क्लास के हम लोग अध्यापन कार्य शुरू करते थे उस क्लास के बच्चे को अपने पास बुलाकर बिठा कर रखते थे और हम लोगों के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं बच्चों को हम लोग कुछ भी पढ़ाते लिखाते थे उसका जवाब बच्चे बिल्कुल देते थे। इस प्रकार से 50% बच्चे ऑनलाइन कक्षा में बिल्कुल जुड़ रहे थे और हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन अब चूँकि प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे होने के कारण हम लोगों को बच्चे उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे। इस प्रकार से हम सब ने पालक समिति और जितने भी प्रबंधन समिति पंच सरपंचगण हैं सबसे मीटिंग बुलाकर मोहल्ला क्लास संचालित करने का निर्णय लिया और जुलाई से हम सब ने मोहल्ला क्लास भी चालू किया हुआ था और उसमें बच्चे बिल्कुल मास्क लगाकर सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए प्रति दिवस आ ही रहे थे। दूरी का पालन करते हुए सबको बिठाकर अध्यापन कार्य करवा रहे थे। क्योंकि वहाँ कोरोना मरीज मिलने के कारण हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए इस मोहल्ला क्लास को बंद कर दिए थे। अभी फिर से सुचारू रूप से संचालित है मोहल्ला क्लास। तो ऑनलाइन कक्षाएं में हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो जब से मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी KZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो मुझे पता चला कि बिना पैसा खर्च किए 0 इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कबाड़ से जुगाड़ करके हम बच्चों को बेहतर ढंग से कैसे शिक्षा दे सकते हैं। इसके बारे में श्री विवेक श्रीवास्तव के द्वारा वेबिनार में भी अच्छे से विस्तारपूर्वक बताया गया। और वैसे तो हमारी शाला में 0 इन्वेस्टमेंट के द्वारा कबाड़ से जुगाड़ करके बहुत ही रोचक ढंग से अध्यापन कार्य करवा ही रहे हैं। प्रतिदिन नवाचार के रूप में कुछ न कुछ प्रयोग करते हुए हमारी शाला में सभी कक्षाओं में देखने को मिल ही जाएगा। हमारे आदरणीय रमेश यादव सर जी नवाचारी शिक्षक हैं ही हैं और सर जी के द्वारा कबाड़ से जुगाड़ करके 0 इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जोड़ना गुना घटाना मशीन भी बनाया गया है। स्थानीय मान के समझ के लिए अंकों की पहचान के लिए संख्या चक्र है, वर्णमाला चक्र है और इस प्रकार से प्रिंट रिच वातावरण मैंने भी अपने द्वारा बच्चे कैसे सीख सकते हैं, किसी भी वर्ड को उसको हिंदी अंग्रेजी में छत्तीसगढ़ी में कैसे कहते हैं, चित्र चार्ट छोटे छोटे गीत कविता के द्वारा बच्चे को आसानी से शिक्षा बेहतर ढंग से दे सकते हैं। इसका प्रयास किए हैं और हमारे शाला के सभी कक्षाओं में दीवार में लटका हुआ मिल ही जाएगा। और इसलिए बाहर से दूर दूर से दिल्ली से रायपुर से टीम प्रति वर्ष बच्चों से सवाल करने के लिए या शाला को देखने के लिए कि क्या कारण है यहाँ के टीचर लोगों को शिक्षा दूत पुरस्कार से 3 बार हो गया नवाजा गया है। इस प्रकार से देखने के लिए बाहर से भी अधिकारी लोग आते ही रहते हैं और बच्चों से सवाल पूछते हैं तो सभी से जवाब सुनकर संतुष्ट होते हुए सबका प्रशंसा करते हुए जाते हैं। इस प्रकार से हमारी शाला में नवाचार तरीके से 0 इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पढ़ाई होती ही रहती है। और प्रशिक्षण से मुझे पता चला कि बच्चों को हम इनोवेटिव पाठशाला ऐप के माध्यम से हम श्री पवन द्विवेदी सर जी के द्वारा इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड करवाया गया। उसमें बच्चों को हम बेहतर ढंग से अच्छे से गतिविधि के द्वारा रोचक जिस प्रकार से बच्चे पढ़ाई से उबे रहते हैं तो इस ऐप के द्वारा उनको अच्छे से और मनोरंजन किस प्रकार से शिक्षा को अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं उसके इस ऐप में बताया गया है।
तो हमें ZIIEI वेबिनार में श्री विवेक श्रीवास्तव जी के द्वारा भी और श्री पवन द्विवेदी सर, श्री राजेश साहू सर जी के द्वारा अच्छे से हमें ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत ही मदद की है और अच्छे से बताया भी गया है। मेरे विचार से यह जो प्रशिक्षण है बहुत ही अच्छा है और ये जो हमारी इनोवेटिव पाठशाला ऐप है ये भी पढ़ाने में बहुत ही मददगार है। मैंने समस्या का समाधान श्री अरविंदो सोसाइटी के सर श्री पवन द्विवेदी सर जी से साझा किया, तो उन्होंने इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी मदद भी की। इसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और श्री विवेक श्रीवास्तव जी, श्री पवन द्विवेदी सर और श्री राजेश साहू सर जी को और श्री HFD बैंक को मुझे यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं नंदिनी वर्मा। मैंने MA राजनीति में किया है और मुझे प्राथमिक शिक्षा में 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहती हूँ। यहाँ खारून नदी के किनारे महादेव घाट नामक बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है। मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक शाला गुढ़ियारी हुआ है। यहाँ 160 बच्चे पढ़ते हैं। मेरे स्कूल के बच्चे सभी स्लम एरिया के हैं और यही मेरी समस्या का मुख्य वजह है। यहाँ के बच्चे, कुछ बच्चों में नशे की बुरी लत है जिसके कारण उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता और मेरे ऑनलाइन क्लास में ये बच्चे बहुत ही कम शामिल होते थे। लेकिन जब मैंने अरविंदो सोसाइटी के JIIEI के प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मैंने जाना कि कम पैसे खर्च करके भी या बिना पैसे खर्च किए भी नवाचार किए जा सकते हैं जिनसे पढ़ाई के स्तर को सुधारा जा सकता है। और इस काम के लिए मैंने अपने ऑनलाइन क्लास में भी कुछ गतिविधियों को शामिल करते हुए अपने हमारे प्रशिक्षक श्री पवन द्विवेदी सर के मार्गदर्शन में मैंने कुछ ऑनलाइन गेम का भी संचालन किया, जैसे ग्रिड गेम, सांप सीढ़ी, क्विज आदि। इन सभी गेम से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हुआ और सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़ने लगे और मेरी समस्या का भी समाधान होने लगा। मैं HDFC बैंक और श्री अरविंद सोसाइटी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे अपने स्कूल को रोल मॉडल बनाने में बहुत ही योगदान प्रदान किया और मेरी ऑनलाइन क्लास में जो समस्या आ रही थी उसको भी दूर करने में बहुत ही योगदान दिया। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम लोकनाथ साहू है। मैं राजनीति एवं संस्कृत में स्नातकोत्तर किया हूँ। मुझे 16 वर्षों का शिक्षा अध्यापन का अनुभव है। मेरे ज़िले का नाम रायपुर है। मेरे ज़िले की विशेषता है कि यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ग्राम चंदखुरी है, जहाँ माता कौशल्या की जन्म स्थली है। कहा जाता है यह श्री राम की ननिहाल है। रायपुर राजधानी, नया राजधानी बना हुआ है जिसे ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला तुलसी में शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। मेरे विद्यालय में 237 बच्चे दर्ज है। सभी बच्चे ग्रामीण प्रवेश में है।
मेरा समस्या था कोरोना काल की वजह से वर्तमान में विद्यालय बंद है। मैं बच्चों को ऑनलाइन कक्षा में कैसे जोड़ूं? मुझे ZIIEI इनोवेट पाठशाला ऐप के माध्यम से एवं श्री अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से मुझे प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। मेरे प्रशिक्षक श्री पवन कुमार द्विवेदी सर जी है, जिन्होंने मुझे इनोवेट पाठशाला के माध्यम से आप बच्चों को शून्य निवेश शिक्षा कैसे प्रदान करें, इसमें मुझे मार्गदर्शन दिया। सर जी के बताए अनुसार एवं इनोवेट पाठशाला ऐप के माध्यम से मैं आज बच्चों को ऑनलाइन कक्षा एवं ऑफलाइन कक्षा में उन्हें विभिन्न नवाचारी तरीकों से अध्यापन करा रहा हूँ। साथ में मेरे जो आइडिया थे उन्हें सुधार कर मुझे मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं ZIIEI एवं श्री पवन कुमार द्विवेदी सर जी को मैं सादर धन्यवाद देता हूँ। मैंने समस्या का समाधान सभी बच्चे ऑनलाइन कैसे जुड़े, इसके लिए मैंने विद्यालय स्तर पर कैंप लगाकर सभी पालकों एवं उनके बच्चों को विद्यालय में बुलाकर उन्हें ऑनलाइन कक्षा में जोड़ने हेतु प्रेरित किया। साथ में निरंतर उन पालकों से संपर्क किया। सभी पालकों से व्हाट्सएप नंबर प्राप्त कर एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया हूं और इसी के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा का मैं लिंक उनसे साझा किया। साथ में एक ही मोबाइल में स्प्लिट स्क्रीन के माध्यम से 2 ऐप्स में कैसे उन बच्चों को जोड़कर संचालित करें, इसको भी मैंने अपने तरफ से प्रयास किया और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मैंने प्रदान किया। आज सभी बच्चे ऑनलाइन के साथ साथ आज विद्यालय स्तर पे मोहल्ला क्लास संचालित हो रहा है, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और सभी बच्चों के पालकों से मैंने अनुरोध किया और उन्हें सहमति लेकर उनके बच्चों को आज ऑनलाइन मोहल्ला क्लास में उन्हें मैं अध्यापन कार्य करा रहा हूँ। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक को सादर धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच प्रदान किया और नए नए तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाने और इनोवेट पाठशाला के माध्यम से आज मुझे उन्हें सिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। और अधिकतर यहाँ पर गांवों की संख्या ज्यादा है, तो गांवों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पालक मोबाइल को अपने साथ में ले जाते थे, तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पा रहे थे। तब ऐसी परिस्थिति में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री RL ठाकुर ने एक प्लानिंग किया कि जो बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़ पाते हैं ऐसे बच्चों को या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से या मिस कॉल के माध्यम से इन लोगों की पढ़ाई जारी रखा जाए। फिर भी समस्या ही आ रही थी मोबाइल की, तो ऐसी परिस्थिति में शासन का भी निर्देश आ गया था कि आप लोग तुम्हार पारा के तहत इन बच्चों को गली मोहल्ला में ऐसे सार्वजनिक जगह में या मंच में या सामाजिक भवनों में बिठाया जाए, बिठा करके पढ़ाया जाए कि जो शासन का निर्देश है कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे, जैसे मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है, फिजिकल डिस्टेंस का पालन जरूर करना है और क्लास में या वहां पर पारा मोहल्ले में जाने के पहले सभी बच्चों की हाथ धुलाई जरूरी है, सैनिटाइज जरूरी है। तो ये सारे नियमों का पालन करवाते हुए जिले के प्रायः सभी स्कूलों के माने गांवों में पारा मोहल्ला में सीमित संख्या में बच्चों को ये पढ़ाई का काम
करवाया गया। तो इस प्रकार से ये बालोद जिला में ये कोरोना काल में पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए एक प्रयास शासन के निर्देशानुसार किया गया। मैं खुद बता देना चाहूंगा, एक इनोवेटिव टीचर रहा हूं और जो अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से आप यह जो शून्य निवेश नवाचार, शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ये जो चलाया जा रहा है, इसका भी हमारे बालोद जिले में अच्छा प्रतिसाद मिला है। और इसमें जिले के प्रायः चाहे प्राथमिक का हो चाहे मिडिल का हो, सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। मैं बता देना चाहूंगा, पिछले 2020 में 17 जनवरी को हमारे यहाँ इसका आयोजन हुआ था और इसमें एक से बढ़कर एक शिक्षकों ने अपने मॉडल यहाँ पर लाए थे, जिसमें उन्होंने यह कोशिश किया था कि बिना किसी लागत के या बहुत ही कम लागत में, माने जीरो इन्वेस्टमेंट पर उनका जो मॉडल है बच्चों के पढ़ाई के काम आए, उनके सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में काम आए। चूंकि उसमें हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मिशन समन्वयक, साथ ही इस कार्यालय के जितने भी एपीसी हैं, बीआरसीसी हैं, सबका भरपूर सहयोग रहा। और एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में सभी जिले के शिक्षकों को हम लोगों ने वहां पर अपने मॉडल के साथ बुलवाया था और मैं स्वयं सर के साथ उसका जो अवलोकन हुआ उसमें गया था। उसे देख करके उस समय की जो तत्कालीन कलेक्टर थी श्रीमती रानू साहू, वो बहुत ही खुश हो गई थी और शिक्षकों को बहुत ही मोटिवेट किया था कि आप लोग इसी प्रकार से कम लागत पर बच्चों के लिए सहायक शिक्षण सामग्री बना करके उनको बेहतर से बेहतर ढंग से शिक्षा दे सकते हैं। तो मैं तो इसके लिए आपकी अरविंदो सोसाइटी को अपने जिला की ओर से धन्यवाद ही देना चाहूंगा कि आप लोगों के प्रयास से हमारे जिले के शिक्षकों को एक ऐसा मौका मिल जाता है जिसमें शिक्षक अपने जो हुनर हैं, जो कम लागत पर, जीरो इन्वेस्टमेंट पर जो मॉड्यूल बनाते हैं, जो टीएलएम बनाते हैं, उसका प्रदर्शन जिला स्तर पर किया जाता है आपके माध्यम से। और उसे देख करके, सीख करके अन्य शिक्षक उसको अपने स्कूलों में उसको फॉलो करते हैं। हम लोग यहाँ तक अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि जिस दिन यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती है तो सभी स्कूल के शिक्षकों को ये निर्देशित कर देते हैं कि जो शिक्षक अपने बच्चों को यहाँ पर ला सकते हैं दिखाने के लिए इस प्रदर्शनी को, वो अपने बच्चों को अपनी सुविधा से यहाँ पर लाएं और दिखाएं। और इसमें भी शिक्षक बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, आते हैं और पूरा दिन भर माने बच्चे उसका अवलोकन करते रहते हैं। और इसका फायदा हमें ये मिलता है कि बच्चे उसे देख करके स्वयं जीरो इन्वेस्टमेंट पर आसपास पड़े हुए ऐसी चीजें जो अनुपयोगी हो गई हो, उनसे वे लोग पीएलएम बनाते हैं। ये हमारे जिले का भी अगर चयन आप लोग किए होंगे या करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। और मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर हमारे जिले का चयन इन 300 जिले में नहीं किए होंगे तो आप बिल्कुल कीजिए। हम इसमें भरपूर अच्छे ढंग से काम करेंगे, क्योंकि मैं अपने जिले की जो शिक्षक हैं उनके बारे में कह सकता हूं कि उनका भी भरपूर सहयोग मिलेगा और उनको खुशी होगी कि अगर कुछ सलाहों को या जो भी आपका टारगेट है उसके अनुसार से अगर हमारे जिले के भी कुछ सलाहों को चयन करते हैं ऐसा रोल मॉडल के रूप में, तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। और मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो ये प्लानिंग है रोल मॉडल के रूप में, तो ये आपका एक बेहतर प्रयास है और इससे एक अच्छा ही संदेश जाएगा सभी स्कूलों के लिए। और उस स्किलों का अनुकरण अन्य शाला के शिक्षक भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे। मैं आपको बता देना चाहूंगा, बालोद 2012 में जिला बना और जिला बनने के बाद उस समय तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी थे श्री एस.के. भारद्वाज। उन्होंने एक योजना चलाई उस समय सोशल ऑडिट का। सोशल ऑडिट में यह होता है
कि एक शाला के शिक्षक दूसरे शाला में जाएंगे और उनके सारी चीजों का वहां पर पूरे गांव वालों के बीच में बताएंगे। 2 दिन का था यह सोशल ऑडिट, जिसमें वहां की उपलब्धता वो पूरे गांव वालों को बताएंगे। और साथ ही दूसरे दिन बच्चों के द्वारा साहित्यिक, सांस्कृतिक या चित्रकला है, रंगोली कला है, इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन 2 दिन के लिए किया गया था। इसका इतना अच्छा प्रतिसाद मिला था कि इसका क्रियान्वयन राज्य के द्वारा किया गया फिर बाद में। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस प्रकार से आप लोग रोल मॉडल में अपने जिले का भी स्कूलों का कुछ चयन करते हैं तो निश्चित ही उसका फायदा हमारे जिले के सब शालाओं को मिलेगा, क्योंकि ऐसी शाला को हम स्वयं जाकर के देखेंगे, उसको और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही अन्य ब्लॉक के शिक्षकों को भी, अधिकारियों को भी हम बोलेंगे कि वहां पर जाइए। श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा इस प्रकार से रोल मॉडल के रूप में यह विकसित किया गया है और वहां पर जो चीजें दिखाई गई है, बताई गई है, उनका आप अपने विकास खंड के शालाओं में, संकुल के शालाओं में या शिक्षकों को बोलेंगे कि आप अपने बच्चों में इसका क्रियान्वयन जरूर करें। तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा। और योजना बता रहे हैं कि ऐसे छात्र जिनको कुछ प्रश्नों का जवाब देना है और उसके माध्यम से ऐसे होनहार छात्र जिनको हम कुछ राशि दे करके प्रोत्साहित करेंगे, ये आपकी बहुत ही अच्छी योजना है। मैं बता देना चाहूंगा कि बालोद जिला में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा उद्योग धंधे तो नहीं है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। अधिकतर उनके जो पालक हैं या तो कृषि कार्य करने वाले हैं या रोजी मजदूरी करने वाले हैं। अगर ऐसे किसी बच्चों को 500,000 रुपया भी मिलता है तो एक प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे पढ़ाई को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं वो बच्चे भी इसके माध्यम से, माने क्या कहना चाहिए, पढ़ाई के प्रति अपना ध्यान लगाएंगे, समर्पित हो जाएंगे। एक प्रकार से कहना चाहिए बच्चों में एक कंपटीशन की भावना आ जाएगी और निश्चित ही इसका फायदा बच्चों को मिलेगा। तो मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस योजना के लिए। और जरूर ये जो योजना है इसकी जो जानकारी है या तो मुझे व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर हमारे जिले का ग्रुप बना हुआ है शिक्षा गुणवत्ता, जिसमें मैं आपके जो द्रोण जी हैं उसको भी उसमें ऐड किया हुआ हूं, वो उसमें शेयर कर सकते हैं और हमारा पूरा सहयोग ही रहता है। द्रोण जी का भी अच्छा सहयोग रहता है। जो अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से जो भी योजना क्रियान्वयन की जाती है उसका हमारे जिले में भली भांति क्रियान्वयन किया जाता है और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी आप सबका सहयोग ऐसा मिलता रहे और कहीं पर भी कुछ कमी अगर नजर आती है तो उसको स्पष्ट रूप से बता दें, क्योंकि ऑफिस में व्यस्तता भी होती है। तो हम बिल्कुल प्राथमिकता के क्रम में श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जो भी योजना क्रियान्वयन की जा रही है उसका क्रियान्वयन हम अपने बालोद जिला में बेहतर से बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। को यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा, आपके श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा माने विद्यार्थियों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई को और बेहतर ढंग से बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। जो अपना विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग, उसके द्वारा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन हम भली भांति ढंग से अगर करते हैं वास्तविक में तो निश्चित ही इससे बच्चों की पढ़ाई में विकास ही होगा। हमारा यही प्रयास होता है कि जो शासन की जो दिशा निर्देश हैं, जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे अभी पेड़ागाजी है तो पेड़ागाजी के अंतर्गत अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो 10 बिंदु हैं उसकी समझ सबको होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी योजना है, जैसे यूथ एंड इको क्लब है, जैसे और बहुत सारी योजनाएं हैं पेड़ागाजी के तहत। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अगर हम भली भांति ढंग से ईमानदारी पूर्वक अपने स्कूलों में ही करते हैं तो निश्चित ही इसका फायदा वहां के पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। तो मैं सभी शिक्षकों से यही कहना चाहूंगा
कि जो भी योजना उनके उच्च अधिकारियों द्वारा दिया जाता है उसका क्रियान्वयन भली भांति अपने स्कूलों में करें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय देने का प्रयास करें, तो निश्चित ही बच्चे इसका फायदा उठाएंगे। साथ ही जितने भी जो प्रशासनिक क्या कहना चाहिए बीओ हैं, बीआरसीसी हैं, एबीओ हैं, एपीसी हैं, सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जो शासन के द्वारा, विभाग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमको दिया जाता है क्रियान्वयन करने के लिए, उसी का ही हम अच्छे से अपने जिले के सलाहों में क्रियान्वयन करते हैं, तो निश्चित ही इसका फायदा बच्चों को मिलेगा, शालाओं को मिलेगा।